हाँ भाई। तो कहाँ चल रहे थे कल, बताओ जरा। अच्छा, वो ऋतुएं करा दी थी मैंने। चलो देखो एक बार। हमने क्या कहा था? ऋतु पढ़ रहे थे हम। ध्यान दो। हम किसकी बात कर रहे थे कल? ऋतुओं की बात। ऋतुएं कितनी ली थी हमने? चार। एक थी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। एक थी शीत ऋतु। एक थी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। और एक है शरद ऋतु। शरद ऋतु। ये चार तरह की ऋतुएं कल हमने ली थी, और कल हमने एक डायग्राम बना के इनको समझ लिया था। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप आज, कर्क संक्रांति। देखो, कर्क संक्रांति। हेडिंग लिखें भाई, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति। देखें, 21 जून को सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसे कर्क संक्रांति से कर्क संक्रांति कहा जाता है। ठीक है। देखिए, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। होता है। अगला लिखें। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। व रात सबसे छोटी होती है। रात सबसे छोटी। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, कर्क संक्रांति के बाद विषुव दशा। हाँ, विषुव दशा। इक्विनॉक्स। विषुव दशा। ध्यान रखना, अगर पेपर में ये आ जाए ना, कर्क विषुव, तो इसका मतलब यही है। मकर विषुव, तो इसका मतलब भी वही है, मकर संक्रांति वाला। देखें, 23 सितंबर 23 सितंबर व 21 22 मार्च को
23 सितंबर व 21-22 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इसे विषुव दशा इसे विषुव दशा कहा जाता है। इसे विषुव दशा कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखो? इस समय दोनों गोलार्धों में क्या होगा भाई? दोनों गोलार्धों में इस समय दोनों गोलार्धों में क्या होता है? हाँ, इस समय दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि कैसी होती है? अरे बोलो। हाँ, दिन व रात की अवधि समान होती है। दिन व रात की अवधि समान होती है। अगला लिखे हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु का आगमन होता है और सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। ठीक है, अगला लिखें। 21-22 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु का आगमन होता है और सूर्य क्या कैसा हो जाएगा भाई अब? हाँ, सूर्य उत्तरायण मतलब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति ये कल पढ़ा दिए थे मैंने, ध्यान हो तो। मकर संक्रांति देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसे मकर संक्रांति से मकर संक्रांति
कहा जाता है? ये 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखना, अब किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? दक्षिणी गोलार्ध के लिए। दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। रात सबसे छोटी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है? उल्टा हो जाता है। दिन सबसे छोटा, दिन सबसे छोटा व रात सबसे बड़ी होती है। रात सबसे बड़ी होती है। रात सबसे बड़ी, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा कर्क संक्रांति, दूसरा हमने पढ़ा विषुव दशा, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? मकर संक्रांति। याद रहेगा? तो जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तो भारत में भी बड़ा होगा, राजस्थान में भी बड़ा होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा तो भारत में भी सबसे छोटा होगा, राजस्थान में भी छोटा होगा। तो भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा है भाई? 21 जून। भारत की सबसे छोटी रात कौन सी है? 21 जून। भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। और भारत की सबसे बड़ी रात कौन सी है? वह कौन से, मतलब कब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात की अवधि समान होती है? तो 23 सितंबर और 21-22 मार्च। चलो इधर ध्यान दें। देखो अब तक हमने बात की ऋतुओं की, अब हम वापस अपने चैप्टर पे लौट रहे हैं। हमारा चैप्टर है भारत की जलवायु। इधर ध्यान दो भाई सब। देखो भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है ये किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय। भारत की जलवायु किस प्रकार की है भाई? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। एक विद्वान और हुए, और इस विद्वान का नाम है मार्सडेन। क्या नाम है? मार्सडेन। और मार्सडेन महोदय ने कहा कि विश्व में जितनी जलवायु विशेषताएं पाई जाती हैं वो सारी की सारी भारत में मौजूद है। तो मार्सडेन के अनुसार विश्व की समस्त विश्व की समस्त जलवायविक विशेषताएं, समस्त जलवायविक विशेषताएं कहाँ पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। जलवायविक विशेषताएं कहाँ पाई जाती हैं भाई? भारत में पाई जाती हैं। कैसे? देखो अगर नीचे की तरफ जाओगे तो समुद्री जलवायु का प्रभाव है। राजस्थान में मरुस्थल वाले भाग में आओगे, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तो यह मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव है। ठीक है। अगर भारत के उत्तर में जाओगे तो बर्फ पड़ती है, तो वहाँ शीत प्रकार की या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु का प्रभाव है। तो विश्व में जितनी भी जलवायु पाई जाती हैं ये सारी की सारी कहाँ देखने को मिल जाती हैं आपको? भारत में। लेकिन पर्टिकुलर अगर भारत की जलवायु की बात करें तो ये किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब जब हमने ये कहा है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, सुंदर, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है तो इसके कोई कारण भी तो होंगे, क्या कोई ना कोई कारण होगा। जब हमने ये कहा है तो इसके 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? 3। कौन कौन से? तो नंबर 1 पर जो कारण है वो है कर्क रेखा की स्थिति। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। हमने कहा कर्क रेखा से क्या लेना देना है? तो देखो कि ये जो सूर्य है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, यहीं पर सीधा चमकता है पूरे साल में। और जहां पर सूर्य सीधा चमकेगा
वहां का तापमान अन्य भागों से अधिक होगा कि नहीं होगा? और अधिक तापमान को ही हम भूगोल की भाषा में उष्ण कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो स्थान है वो कटिबंध कहलाता है। तो मोटे तौर पर अपन ये कहें कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो भाग है, ये कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जहां से भी गुजरेंगी, वहां की जलवायु कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। बात समझ में आ रही है? क्या कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है क्या? गुजरती है क्या? गुजरती है। जब कर्क रेखा भारत से गुजरती है तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी कि नहीं होगी? तो पहला कारण कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करने वाली जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है। अतः भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो पहली बात सच हो गई। दूसरी बात क्या है? तो दूसरा है हिमालय पर्वत की स्थिति। कौन सी? हिमालय पर्वत की स्थिति। देखा, हिमालय पर्वत से क्या लेना देना है? तो देखो, हिमालय पर्वत क्या करता है कि साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, जो साइबेरियन भाग से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, जैसे ये हिमालय है। अब ये हिमालय क्या करता है कि साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको भारत में आने से रोक देता है। उनको भारत में आने से रोक देता है। जब ये हवाएं, ठंडी हवाएं भारत में नहीं पहुंचेंगी तो भारत का मौसम गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? तो दूसरा कारण कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और अगला कारण कि भारत में जो वर्षा होती है वह मानसून से होती है। किससे होती है? मानसून से होती है। इसलिए भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बात आई समझ में? तो हमने रट्टा नहीं मारा है। हमने पहले कहा है कि भारत की जलवायु इस प्रकार की है और फिर उसके पक्ष में प्रमाण रखे हैं कि अगर हम ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं। तो हमने कह दिया ये आधार है हमारे पास। ठीक है, पहला कौन सा? कर्क रेखा। दूसरा कौन सा? हिमालय पर्वत। और तीसरा कौन सा? मानसून। क्लियर है? ठीक है, लिखो। 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे। 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे भाई। देखिए, प्रसिद्ध जलवायु विद्वान मार्सडेन के अनुसार, प्रसिद्ध जलवायु विद्वान मार्सडेन के अनुसार भारत में विश्व की समस्त भारत में विश्व की समस्त भारत में विश्व की समस्त जलवायविक जलवायविक विशेषताएं पाई जाती हैं। सब विश्व में जितनी भी जलवायु है वो कहाँ देखने को मिल जाती हैं आपको? भारत में। समस्त जलवायविक विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगला लिखें। भारत की जलवायु भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब उष्ण कटिबंधीय जलवायु है क्योंकि डैश लगा दें क्योंकि के आगे, और अगली लाइन से नंबर 1 पे लिखें। नंबर 1 पे लिखेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व
करने वाली कर्क रेखा, करने वाली कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो पहला कारण आ गया। नंबर 2 पे लिखेंगे। देखिए, भारत की उत्तरी दिशा में स्थित हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में नहीं आने देता, ठंडी पवनों को भारत में नहीं आने देता। ठीक है, नंबर 3 पे लिखें। देखिए, भारत में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण, भारत में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण मानसूनी पवनें हैं। मुख्य कारण मानसूनी पवनें हैं। कौन सी पवनें हैं भाई? मानसूनी पवनें। ठीक है, तो ये तीनों कारण क्या बता रहे हैं कि भारत की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन से कथन भारतीय जलवायु को निर्धारित करते हैं? तो तीन कारण करते हैं, तीन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप मानसून। अगले पॉइंट है आपका मानसून। मानसून लिखेंगे मानसून। ठीक है, इधर ध्यान दो। देखो, ये जो मानसून है ये अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से? अरबी भाषा से। ये इधर ध्यान दो पीछे कोने में, कि जो मानसून जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से। ठीक है, और अरबी भाषा का एक शब्द है, शब्द का नाम है मौसिन या मौसोन, मौसिन या मौसोन। उसी का जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का मतलब बदला हुआ रूप, मानसून कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून। तो पहली बात हमने क्या कही कि यह अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। तो प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न है ये कि मानसून कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? तो अरबी भाषा का। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इस मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह अरबी भाषा के मौसिन, मौसिन या मौसोन, मौसिन या मौसोन शब्द से हुई है। कि इसकी जो उत्पत्ति है वह अरबी भाषा के मौसिन या मौसोन नामक शब्द से हुई है। और इसका जो अर्थ होता है, मौसिन का जो अर्थ होता है वो होता है पवनों की दिशा। क्या होता है? पवनों की दिशा। ठीक है, कि इस मौसिन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पवनों की दिशा। बात समझ में आ रही है? भारत में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, भारत में कौन आए 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में? कौन आए? पुर्तगाली। भारत में कौन आए? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों ने पहली बार भारत में इस शब्द का प्रयोग किया। तो भारत में पहली बार मानसून शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम, सर्वप्रथम भारत में
इस शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, तो शब्द तो अरबी भाषा से लिया गया है, मतलब अरब देशों में तो ये बहुत टाइम से इसी शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन भारत में इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया, पुर्तगालियों ने। कब कराया, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये शब्द तो हमारे पास आया है 16वीं शताब्दी में, लेकिन क्या इससे पहले हम मानसून को नहीं जानते थे? तो हमने कहा जानते थे। तो अगली बात क्या है कि भारतीय पुराणों में इस मानसून के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये शब्द है मारूदगण। कौन सा शब्द है, मारूदगण, कि जिसको आज हम मानसून कह रहे हैं, हमारे पुराणों में उसके लिए कौन सा शब्द आता था, मारूदगण। कौन सा है, मारूदगण, क्योंकि मानसून तो कब आया, 16वीं शताब्दी में, और हम पहले कौन से शब्द का प्रयोग करते थे, मारूदगण। कौन सा शब्द है, मारूदगण। अब बात करेंगे कुछ फैक्ट के बारे में, जैसे कि एक विद्वान हुए यूनानी विद्वान, क्या नाम है, यूनानी विद्वान, और इस यूनानी विद्वान का नाम है अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु, नाम सुना है सबने, अरस्तु, एरिस्टोटल। और ये पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम बादलों के निर्माण की व्याख्या की, बादलों के निर्माण की व्याख्या की, और यही वो पहला आदमी है जिसने पृथ्वी को गोल बताया। पृथ्वी को क्या बताया, गोल। कहानी बताऊंगा कभी, अभी टाइम मिला तो कहानी सुनाऊंगा इसकी कि कैसे बताया था गोल। तो अरस्तु वो पहला विद्वान था जिसने पहली बार बादलों के निर्माण की व्याख्या की और सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल, नारंगी या गेंद के समान बताया। और इसकी एक पुस्तक है, इसकी एक कौन सी क्या है, पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है मिटियरोलॉजिका। मिटियरोलॉजिका इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कि अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, मिटियरोलॉजिका। मिटियरो जो शब्द है वो मेट्रो से लिया गया है, और लॉजिका जो शब्द है वो लोगस से लिया गया है। मेट्रो का मतलब होता है मौसम, और लोगस का अर्थ होता है उसकी स्टडी या अध्ययन, मतलब मौसम का अध्ययन। और इसीलिए अरस्तु को, इसको, अरस्तु को क्या कहा जाता है, मौसम विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौसम विज्ञान का पिता। तो मौसम विज्ञान का पिता कौन हो गया भाई, अरस्तु। कौन सी बुक लिखी इसने, मीटेरोलॉजी का। पहली बार बादलों के निर्माण की व्याख्या किसने की, अरस्तु ने। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मौसम विज्ञान का पिता, फादर ऑफ मेट्रोलॉजी। कौन है, अरस्तु। एक जर्मनी के विद्वान हुए और इसका नाम है हम्बोल्ट। क्या नाम है, हम्बोल्ट, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इसके द्वारा एक बुक लिखी गई, के द्वारा क्या लिखी गई, एक बुक, और बुक का नाम है कॉस्मोस। क्या नाम है, कॉस्मोस। और इस कॉस्मोस पुस्तक में दो चीजें बताई इसने, एक तो समताप रेखाओं का निर्धारण किया, और एक इन्होंने स्थलीय परिकल्पना दी, स्थलीय परिकल्पना दी। और इस आधार पर इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है जलवायु विज्ञान का पिता। क्या कहा जाता है, जलवायु विज्ञान का पिता, जलवायु विज्ञान का पिता। तो दोनों याद रखने हैं आपको कि मौसम विज्ञान का पिता पूछेगा तो अरस्तु, और जलवायु विज्ञान का पिता पूछेगा तो हम्बोल्ट। कौन है, हम्बोल्ट, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, इसके बाद हम ये कहें कि विश्व में सर्वप्रथम, चलो पहले यहां तक लिखो फिर और आगे बात। ठीक है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, जो अरबी भाषा के, जो अरबी भाषा के मौसिन, मौसिन या मौसोन, मौसिन या मौसोन नामक शब्द से निकला है, शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा।
जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। ठीक है, अगला लिखो। भारत में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भारत में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रयोग पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला लिखें। भारतीय पुराणों में मानसून के लिए, भारतीय पुराणों में मानसून के लिए मारूद गण, मारूद गण शब्द का प्रयोग, मारूद गण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला लिखें। मौसम विज्ञान के पिता, मौसम विज्ञान के पिता, डैश लगा के लिखें अरस्तु, अरस्तु। पुस्तक लिखें इनकी, बगल में ब्रैकेट में लिख लो पुस्तक मीटियोरोलॉजिका, पुस्तक लिखें इनकी मीटियोरोलॉजिका, मीटियोरोलॉजिका। मीटियोरोलॉजिका। अगला लिखें जलवायु विज्ञान के पिता, जलवायु विज्ञान के पिता हम्बोल्ट, हम्बोल्ट। और आपने अगर भूगोल पढ़ी होगी तो उसको आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, हम्बोल्ट। इसकी भी बुक लिखें, पुस्तक लिखें इसकी कॉस्मॉस, की पुस्तक का भी क्या नाम, इसका पुस्तक का क्या नाम है भाई, कॉस्मॉस, कॉस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे कल। कोई प्रश्न किसी का?